ये कहानी एक खुशहाल गांव की थी, जहां लोग मिलजुल कर रहते थे। कुछ खेतों में पसीना बहाते तो कुछ बाजार में अपने दुकानें लगाते। उसी गांव के नुक्कड़ कर एक बड़ा सा ढाबा था, शेरू दा ढाबा। यहाँ का मालिक शेरू अपने मटन चावल के लिए जाना जाता था। शेरू स्वभाव से बेहद घमंडी और ईर्ष्यालु था। राह चलते लोगों को ताना मारना उसकी आदत थी। एक दिन शेरू ढाबे के बाहर मूंछों पर ताव दे रहा था। तभी वहां से रामू काका अपनी सब्जी की रेहड़ी लेकर गुजरे। शेरू चिल्लाया, ओए काका, जरा देखकर नहीं चला जाता? कितनी बार बोला है कि मेरे आलीशान ढाबे के सामने से ये टूटी फूटी रेहड़ी मत निकाला करो। दिमाग में बात घुसती नहीं क्या? क्यों भाई शेरू, ये सड़क क्या तुम्हारे दादाजी खरीद कर गए थे? सरकारी रास्ता है, मेरी मर्जी में जहाँ से जाऊँ, तुम्हें यह तकलीफ है? तुम्हारी ये ढकेली देखकर मेरे ढाबे की बोहनी खराब हो जाती है। बड़े बड़े लोग मेरे यहाँ आते हैं, वो क्या सोचेंगे कि इस ढाबे के आगे कैसे कैसे लोग घूमते हैं? ये सब गांव वाले नहीं, सिर्फ तुम्हारी छोटी सोच सोचती है शेरू। इसी कड़वी जबान की वजह से तुम्हारे ढाबे की रौनक गायब हो रही है। अरे जाओ जाओ, अपना ज्ञान कहीं और बांटो। सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। काका अपनी रेहड़ी लेकर आगे बढ़ गए। दूसरी तरफ गांव में दो पक्के दोस्त रहते थे, विक्रम और आदित्य। दोनों में सगे भाइयों से बढ़कर प्यार था। दोपहर को आदित्य ने पेट सहलाते हुए कहा, भाई विक्रम, पेट में चूहे कुश्ती लड़ रहे हैं, चल कुछ बढ़िया खाकर आते हैं। चलते हैं भाई, पर अपने गांव में ढंग का मिलता ही क्या है? अरे शेरू के ढाबे पर चलते हैं, गर्मा गर्म मटन चावल खाते हैं। यार आदित्य, वो शेरू लौटता है, दाम आसमान पर और स्वाद जमीन पर। अरे छोड़ यार, 100 रुपए प्लेट ही तो है। आज तेरा भाई पार्टी देगा, पैसे की टेंशन मत ले। आदित्य ने विक्रम के कंधे पर हाथ रखा और दोनों शेरू के ढाबे पर पहुंच गए। आओ आओ, शेरू दा मटन खाओ, उंगलियां चाटते रह जाओ, पूरे जिले में शेरू के नाम का डंका बजाओ। वाह शेरू भैया, ये शायरी कहाँ से सीख कर आए हो? शायरी नहीं, हमारी खानदानी विरासत है। पहले हमारे परदादा बोलते थे, फिर दादा और अब हम। चलो शेरू भैया, विरासत की बातें बाद में करेंगे, पहले 2 प्लेट मटन चावल लगाओ, भूख से जान निकल रही है। दोनों ने खाना खाया, पर विक्रम को स्वाद कुछ खास नहीं लगा। उसने धीरे से कहा, शेरू भैया, मटन में वो दम नहीं था, पर क्या करें, गांव में कोई और नॉनवेज की दुकान है ही नहीं। बस एक दूसरे गांव का ठेले वाला कभी कभी चिकन बेचने आता है। खैर, ये लो अपने 100 रुपए। 100 रुपए नहीं बाबूजी, अब रेट बदल गया है। 200 रुपए प्लेट के हिसाब से 400 रुपए निकालो। क्या 400 रुपए? आदित्य चौंक गया। ये कौन सा नया अर्थशास्त्र है भैया, रातों रात दाम डबल? अरे भाई, सरकार ने सब्सिडी वाला सिलेंडर बंद कर दिया है, अब ब्लैक में महंगा मिलता है। और तो और मटन मंडी वाले ने भी दाम बढ़ा दिए हैं। वो कहता है जब गैस महंगी तो बकरा भी महंगा। अब हम घाटा थोड़े ही सहेंगे। कहा था ना मैंने आदित्य, इसके यहाँ पैर रखना ही बेकार है। ओए छोटे, बीच में ज्ञान मत झाड़। ये मेरा दोस्त है शेरू भैया, तमीज से बात करो। ये लो तुम्हारे 400 रुपए और हम चले। दोनों दोस्त चिढ़कर विक्रम के घर पहुंचे और खटिया पर बैठ गए। तभी विक्रम की माँ वहां आ गई। माँ ने डांटते हुए कहा, आ गए दोनों निकम्मे। माँ, जब देखो तब मेरे दोस्त के सामने डांटने शुरू कर देती हैं। तो और क्या आरती उतारूं? माँ ने हाथ नचाते हुए कहा, कमर के ऊपर के लड़के हो गए हो, पर कोई काम धंधा नहीं करना, बस आवारागर्दी करवा लो, कुछ कमाना घमाना सीखो। माँ जी, हम भी कुछ नया शुरू करने की ही सोच रहे हैं, पर समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। तेरा दिमाग चलता है आदित्य, पर सिर्फ सोचने से महल नहीं बनते। काम का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है शुरुआत करना। कदम आगे बढ़ाओ, रास्ते अपने आप मिल जाएंगे। बात तो सही है माँ जी। आदित्य उछल पड़ा। गांव में मटन का सिर्फ एक ही ढाबा है, क्यों ना हम भी मटन का ही कुछ काम शुरू करें? पर बजट कम है। तो आज ही मंडी जाओ और देखो क्या बजट में आता है। दोनों दोस्त मटन मार्केट पहुंचे। कसाई से पूछा, भाई मटन क्या भाव दिया? 800 रुपए किलो बाबूजी। 800 रुपए किलो? भाई बकरा बेच रहे हो या सोना? कल तक तो 500 था। अरे भैया, सिलेंडर महंगा हो गया है तो मटन भी महंगा होगा ही ना। अरे भाई, सिलेंडर से बकरे का क्या लेना देना? बकरा गैस पीकर बड़ा होता है क्या? खैर छोड़ो, कुछ ऐसा बताओ जो हमारे बजट में हो और स्वाद भी दे। तो फिर ये मटन बोटी ले जाओ, ये सस्ती भी है और गांव के लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं, मुनाफा अच्छा होगा। ये क्या भाव है? आदित्य ने पूछा। वैसे तो 200 रुपए था, पर महंगाई के दौर में 300 रुपए किलो दूंगा। ठीक है, अभी 2 किलो तौल दो, धंधा चमका तो रोज आएंगे। अगले दिन विक्रम और आदित्य ने गांव के चौराहे पर मटन बोटी का ठेला लगा दिया। मसालों की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। गांव के सरपंच जी वहां से गुजरे। अरे लड़कों, क्या खुशबू आ रही है, क्या बना रहे हो? सरपंच जी, ये हमारी खास मटन बोटी है, सिर्फ 80 रुपए प्लेट, एकदम लजीज और कड़क। मटन बोटी, ये क्या चीज है भाई? भैया,
ये मटन का वो हिस्सा है जिसे खास मसालों के साथ पकाया जाता है। इसे खाने से दिमाग कंप्यूटर जैसा चलता है और खेतों में काम करने के लिए लोहे जैसी ताकत मिलती है। एक बार चख कर तो देखो। अरे वाह, इतने फायदे और दाम सिर्फ 80 रुपए। लगाओ लगाओ 2 प्लेट। गांव वालों ने खाया तो स्वाद के दीवाने हो गए। वाह भाई वाह, शेरू के उस बासी मटन से तो लाख गुना बेहतर और सस्ता है। अब हम उसी के यहाँ पैसे लूटने क्यों जाएं? शाम को वही लोग शेरू के ढाबे के सामने से गुजरे। शेरू चिल्लाया, आओ आओ शेरू दा मटन खाओ। गांव वाले बोले, अरे छोड़ो शेरू भैया, हमने तो विक्रम और आदित्य के ठेले पर 80 रुपए में पेट भर मटन बोटी खा ली। स्वाद ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाओ। अब तुम्हारा ढाबा तो बंद ही समझो। भागो यहाँ से, आए बड़े मेरा ढाबा बंद करने वाले। दिन बीतते गए, शेरू का ढाबा खाली रहने लगा और दोनों दोस्तों के ठेले पर भीड़ बढ़ने लगी। शेरू परेशान होकर घर लौटा। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है जी, आजकल जल्दी घर आ जाते हो? कमाई अच्छी हो रही है क्या? खाक कमाई हो रही है। उन 2 लौंडों ने ठेला लगा लिया है, पूरा गांव वहीं सड़ रहा है, मेरा धंधा चौपट कर दिया। अरे जी, दुनिया में ऐसी कोई दोस्ती नहीं जिसमें दरार न डाली जा सके। उन दोनों के बीच फूट डाल दो। जब वो अलग हो जाएंगे तो उनमें से एक को अपने ढाबे पर रख लेना और वही मटन बोटी अपने यहाँ बिकवाना। वाह, क्या दिमाग पाया है। कल सुबह ही इस योजना पर काम शुरू करता हूँ। अगले दिन सुबह आदित्य मंडी जा रहा था। शेरू ने उसे रास्ते में रोका। और आदित्य भाई, अकेले ही घूम रहे हो? आज पार्टनर साथ नहीं है? मैं मटन लेने जा रहा हूँ शेरू भैया, वो ठेले की तैयारी कर रहा है। यार आदित्य, मुझे तुम्हारी हालत पर तरस आता है। सुबह की दौड़ भाग तुम करो, मंडी तुम जाओ और शाम को मुनाफा आधा आधा। ये तो सरासर नाइंसाफी है। आदित्य सोच में पड़ गया। क्या मतलब? मतलब ये कि मेहनत तुम्हारी और मलाई विक्रम खा रहा है। अगर तुम मेरे ढाबे पर इतनी मेहनत करो तो मैं तुम्हें आधे से ज्यादा पैसे दूंगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। शेरू इतना कहकर चला गया। आदित्य के दिमाग में लालच का कीड़ा कुलबुलाने लगा। वो ठेले पर पहुंचा और विक्रम से बोला, विक्रम, आज से मुनाफे में मेरा हिस्सा 60% होगा और तुम्हारा 40। ये क्या बात हुई आदित्य? हमने तो तय किया था कि सब आधा आधा होगा। मेहनत मैं ज्यादा करता हूँ, अगर तुम्हें मंजूर नहीं तो मैं अपना रास्ता देख सकता हूँ। अगर तुम्हें पैसे की इतनी ही हवस है तो ठीक है भाई, तुम कहीं और देख लो। आदित्य सीधा शेरू के ढाबे पर पहुंचा। शेरू भैया, मैं विक्रम का साथ छोड़ आया, अब मैं तुम्हारे यहाँ काम करूंगा। शानदार, कल से ही मटन बोटी बनाना शुरू करो। अगले दिन शेरू के ढाबे पर बोर्ड लग गया, मटन बोटी स्पेशलिस्ट आदित्य। गांव वाले उत्सुकता में वहां पहुंचे, पर जैसे ही उन्होंने बोटी खाई, थू थू करने लगे। अरे आदित्य, ये क्या बकवास बनाई है? न नमक है न मसाला पका है, इसे खाकर तो पेट खराब हो जाएगा। ग्राहक गुस्सा होकर बिना पैसे दिए चले गए। शाम को शेरू ने गुस्से में आदित्य से कहा, ओए शेरू के चमचे, ये क्या कचरा बनाया है तूने? पूरा धंधा डुबो दिया। शेरू भैया, सच तो ये है कि रेसिपी विक्रम की थी, मैं तो बस मंडी से सामान लाता था। मुझे लगा मैं देख देख कर बना लूंगा। तो यहाँ मक्खियाँ मारने आए थे? निकलो मेरे ढाबे से। आदित्य रोता हुआ विक्रम के पास पहुंचा। भाई, मुझे माफ कर दे, मैं शेरू के बहकावे में आ गया था। मुझे समझ आ गया कि लालच का अंजाम बुरा होता है। मुझे पता था तू लौट कर आएगा भाई, दोस्ती पैसों से बड़ी होती है। चल कल से फिर साथ काम करेंगे। दोनों फिर से एक हो गए और उनका धंधा फिर चल पड़ा। ये देखकर शेरू पूरी तरह बौखला गया। उसने तय किया कि अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। वो गांव के एक बेईमान मांस विक्रेता अली के पास पहुंचा। शेरू ने 5000 की गड्डी दिखाई और कहा, अली, ये 5000 तेरे, बस एक छोटा सा काम करना है। अली लालच भरी नजरों से देखकर बोला, कैसा काम शेरू भाई? वो जो 2 लड़के मटन बोटी लेते हैं ना, कल उन्हें सड़ा हुआ मांस दे देना, ऐसा कि खाते ही लोग बीमार पड़ जाएं। अली लालच में आ गया और उसने अगले दिन विक्रम और आदित्य को सड़ा हुआ माल थमा दिया। अनजाने में दोनों दोस्तों ने वो मटन बोटी बनाकर बेच दी। दोपहर होते होते मटन बोटी खाने वाले 2 ग्रामीणों के पेट में भयंकर दर्द होने लगा। ओए विक्रम, आदित्य, तुम लोगों ने हमें क्या खिला दिया? हमारे पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, हम पुलिस को बुलाएंगे। भैया, हम तो रोज जैसा माल ही लाए थे, हमें माफ कर दो, हम डॉक्टर का खर्चा दे देते हैं। खर्चा नहीं, अब तुम जेल जाओगे। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची। सड़ा हुआ मांस खिलाकर लोगों की जान से खिलवाड़ करते हो, चलो थाने। आदित्य ने आगे आकर कहा, इंस्पेक्टर साहब, विक्रम बेकसूर है, मंडी से माल मैं लाया था, मुझे जेल ले चलिए। पुलिस आदित्य को पकड़कर ले जाने लगी। विक्रम शांत नहीं बैठा। उसे शक हुआ कि कसाई अली ने गड़बड़ की है। वो सीधे अली की दुकान पर पहुंचा और कॉलर पकड़कर बोला, अली भाई, सच बताओ, तुमने हमें सड़ा मांस क्यों दिया? वरना पुलिस अभी तुम्हें उठाने आ रही है। मुझे माफ कर दो विक्रम, ये सब शेरू की चाल थी। उसने मुझे 5000 रुपए दिए थे ताकि तुम दोनों जेल चले जाओ।
विक्रम ने चालाकी से अली का कबूलनामा अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया और तुरंत इंस्पेक्टर साहब को सुनाया। अगले ही पल पुलिस शेरू के घर पहुंच गई। आइए इंस्पेक्टर साहब, चाय पानी लेंगे? चाय पानी जेल में मिलेगा शेरू सिंह। दूसरों के लिए गड्ढा खोदते खोदते खुद ही उसमें गिर गए। अली ने तुम्हारी सारी पोल खोल दी है। शेरू के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस ने शेरू को हथकड़ी लगाई और जेल भेज दिया, जबकि आदित्य को ससम्मान छोड़ दिया गया। गांव में एक बार फिर विक्रम और आदित्य की दोस्ती की मिसाल दी जाने लगी और उनका मटन बोटी का ठेला अब एक बड़े और ईमानदार रेस्तरां में बदल चुका था। उत्तर प्रदेश के एक शांत और हरे भरे गांव में सब मिलजुल कर रहते थे। लोग खेतों में पसीना बहाते और अपनी फसल बेचकर गुजारा करते थे। उसी गांव के मोड़ पर दीनदयाल चाचा का एक छोटा सा ढाबा था। चाचा शुद्ध शाकाहारी नाश्ता जैसे कचौड़ी, समोसे और पोहा बेचा करते थे। एक दोपहर गांव का एक युवक उनके ढाबे पर आया और बोला, युवक, दीनदयाल चाचा, आखिर कब तक सुबह शाम यही समोसे कचौड़ी तलते रहोगे? कुछ ऐसा बनाओ जिससे पेट भी भरे और खाने का मजा भी आए। बेटा, मैं एक छोटा दुकानदार हूँ। बड़ी और महंगी चीजें बनाने के लिए मेरे पास पूंजी कहाँ है? बस इसी छोटे मोटे धंधे से 2 वक्त की रोटी कमा लेता हूँ। आपकी मजबूरी समझता हूँ चाचा, पर इस नाश्ते से भारी दोपहर में पेट नहीं भरता। अगर लोगों की भूख ही नहीं मिटेगी तो कोई यहाँ क्यों आएगा? अरे भाई, मेरा ये ढाबा तो उन राहगीरों और मजदूरों के लिए है जो घर से खाकर निकलते हैं और रास्ते में कुछ तीखा चटपटा खाना चाहते हैं। अगर तुम्हें भारी भोजन करना है तो आगे बाजार में बड़ी दुकानें हैं, वहाँ चले जाओ। चलो चाचा, आपकी मर्जी, अब बहस क्या करना। आप एक प्लेट गर्मा गर्म पोहा ही लगा दो, वही खा लेता हूँ। तभी गांव में जगन्नाथ नाम का एक व्यक्ति आया जिसे सब जग्गू कहते थे। जग्गू दिल्ली से बहुत सारा हेर फेर करके पैसा कमाकर लौटा था। वो बड़ा ही लालची और मतलबी किस्म का इंसान था। घूमते घूमते जग्गू दीनदयाल चाचा के ढाबे पर पहुंचा। जग्गू, अरे ओ बूढ़े, तुम्हारे इस उजड़े हुए ढाबे पर मटन चिकन मिलेगा या सिर्फ यही सूखी कचौड़ियां बेचकर लोगों को बहलाते हो? भाई, हमारे यहाँ सिर्फ शुद्ध शाकाहारी भोजन ही मिलता है। पूरे गांव में कोई मांस मछली नहीं बेचता। अगर तुम्हें यही कुछ खाना है तो बताओ, आदर सहित खिलाऊंगा। अरे हटाओ, मैं दिल्ली से यहाँ ये घास फूस खाने नहीं आया हूँ। मुझे बढ़िया चिकन चाहिए। तुम जैसा सुस्त आदमी ये ढाबा चला कैसे रहा है? बेटा, ये ऊपर वाले की कृपा और ग्रामीणों का प्यार है कि ये दुकान चल रही है। आज तक यहाँ कोई तुम्हारी तरह कड़वे बोल बोलने वाला नहीं आया। अच्छा, तो अब ये बूढ़ा मुझे तमीज सिखाएगा? मेरा नाम जग्गू है। अच्छे अच्छों का धंधा चौपट कर देता हूँ। अब देखना कैसे तुम्हारा ये ढाबा बंद करवाता हूँ और अपनी दुकान खोलता हूँ। जग्गू गुस्से में वहाँ से पैर पटकता हुआ निकल गया। रास्ते में उसे एक लाचार गरीब आदमी मिला। गरीब आदमी, बाबूजी, 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ पैसे दे दो, भगवान आपका भला करेगा। हाथ पैर तो सलामत हैं तेरे, फिर भी भीख मांगते शर्म नहीं आती? थोड़ी मेहनत क्यों नहीं करता? हुजूर, आपसे मदद मांगी है, नसीहत नहीं। पैसे नहीं देने तो आगे बढ़िए। वाह, भीख भी मांग रहे हो और तेवर भी दिखा रहे हो। 1 रुपया नहीं दूंगा, जाओ यहाँ से। अहंकारी इंसान, भगवान करे तेरा सारा पैसा डूब जाए। ये सुनते ही जग्गू उसे मारने दौड़ा तो वो गरीब आदमी तेजी से दौड़कर भाग गया। जग्गू ने मन ही मन सोचा कि ये सब ढोंगी है। इसके बाद जग्गू ने गांव में एक मकान किराए पर लिया और एक सेठ से बात करके ढाबे के लिए जमीन ले ली। वो सीधे थोक बाजार गया और सबसे सस्ता चिकन ढूंढने लगा। जग्गू, भाई, तुम्हारे पास जो सबसे सस्ता और कम दाम वाला चिकन हो वो मुझे दे दो। भाई साहब, चिकन का भाव तय होता है, सस्ता महंगा कुछ नहीं होता। जो सबको देता हूँ वही आपको मिलेगा। अच्छा ये बताओ, चिकन का कौन सा हिस्सा सबसे कम दाम में दोगे? अगर ऐसा है तो आप ये बोनलेस बिना हड्डी वाला चिकन ले जाओ। ये थोड़ा पुराना है, मैं इसे कम दाम में दे दूंगा। जग्गू खुश हो गया। उसने वो चिकन खरीदा, घर आकर उसे कूटकर बारीक किया और ढेर सारे मसाले और प्याज डालकर चिकन कीमा तैयार कर लिया। उसने सोचा कि पहले कम दाम में बेचकर बूढ़े चाचा का धंधा बंद कराऊंगा, फिर दाम बढ़ाकर मुनाफा कमाऊंगा। जग्गू के कीमे की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। गांव के 2 लोग खुशबू सूंघते हुए उसके ढाबे पर पहुंचे। पहला ग्रामीण, अरे भाई, तुम नए आए हो क्या? बड़ी लाजवाब खुशबू आ रही है, क्या बना रहे हो? आइए भाई साहब, ये जग्गू के हाथ का खास चिकन कीमा और रुमाली रोटी है। एक बार खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। चिकन कीमा? हमारे गांव में तो ये पहली बार मिल रहा है। 1 प्लेट की कीमत क्या है?
सिर्फ 80 रुपए प्लेट, भर पेट खाना और स्वाद की गारंटी। अरे 50 रुपए में तो दीनदयाल चाचा सिर्फ पोहा मैगी देते हैं, जिससे पेट भी नहीं भरता। 30 रुपए ज्यादा देकर अगर चिकन मिल रहा है तो सौदा बुरा नहीं है। लगाओ 2 प्लेट। धीरे धीरे जग्गू का ढाबा चलने लगा और दीनदयाल चाचा की दुकान खाली हो गई। चाचा परेशान हो गए। हार मानकर भी जग्गू के ढाबे पर काम मांगने पहुंचे। जग्गू हंसते हुए, अरे आओ दीनदयाल चाचा, क्या हुआ, दुकान ठप हो गई तो मुझसे राय लेने आए हो? नहीं बेटा, न राय नहीं, काम मांगने आया हूँ। क्या तुम मुझे अपने यहाँ नौकरी पर रखोगे? मैं तुम्हें काम पर क्यों रखूं? बेटा, मेरा घर चलना बंद हो गया है। घर पर तुम्हारी चाची है। मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। बदले में तुम्हें एक वफादार मददगार मिल जाएगा। चलो ठीक है, तुम कल से कीमा बेचने और रोटी लगाने का काम संभालो। 1 हफ्ता बीत गया। लोगों को जग्गू के कीमे की लत लग चुकी थी। जग्गू ने सोचा कि अब अपना असली रंग दिखाने का समय आ गया है। वो बाजार से और भी घटिया और बासी चिकन लाने लगा। जब ग्राहक शिकायत करते तो दीनदयाल चाचा को ही डांट सुननी पड़ती। एक दिन दीनदयाल चाचा घर पहुंचे तो उनकी पत्नी सरस्वती चाची ने कहा, सुनिए जी, आप जग्गू के यहाँ कैसा काम कर रहे हैं? बाजार में सब कह रहे हैं कि आप लोगों को बासी और खराब खाना खिला रहे हैं। भाग्यवान, मैं तो सिर्फ रसोइया हूँ। जग्गू जैसा माल लाता है मुझे वैसा ही बनाना पड़ता है। वो लालच में आकर खराब चिकन ला रहा है, इसमें मेरी क्या खता? अगले दिन जग्गू ने दीनदयाल चाचा से कहा, सुनो बुढ़े, आज से हर ग्राहक को 3 की जगह सिर्फ 2 रोटियां देना। कह देना महंगाई बढ़ गई है। पर जग्गू बेटा, चिकन तो महंगा नहीं हुआ, फिर लोगों के साथ ऐसा धोखा क्यों? तुम नौकर हो, मालिक मत बनो। जितना कहा है उतना करो। दोपहर में जब ग्राहकों ने रोटी कम होने की शिकायत की तो चाचा ने सच बता दिया कि ये मालिक का आदेश है। ग्राहक नाराज होकर चले गए। उस रात दीनदयाल चाचा ने फैसला किया कि वे ये बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं करेंगे। जग्गू के साथ रहकर उन्होंने कीमा बनाना सीख लिया था। उन्होंने खुद का चिकन कीमा ढाबा खोलने का फैसला किया, लेकिन पूरी ईमानदारी और साफ सफाई के साथ। अगले ही दिन चाचा ने ताज़ा चिकन लाकर कीमा बनाया और अपनी दुकान पर बेचना शुरू कर दिया। उनकी ईमानदारी और स्वाद के कारण पूरी भीड़ चाचा के ढाबे पर लौट आई और जग्गू का ढाबा सूना हो गया। जग्गू गुस्से से तिल मिला उठा। उसने बदला लेने के लिए शहर में रहने वाले अपने शातिर दोस्त विक्रम को फोन किया। विक्रम भाई, तुरंत गांव आजा। एक बूढ़े को रास्ते से हटाना है और उसकी जमीन जायदाद हड़पनी है। बड़ा फायदा होगा। विक्रम गांव आया और योजना के अनुसार दीनदयाल चाचा के ढाबे पर ग्राहक बनकर गया। विक्रम, वाह चाचा, ऐसा कीमा तो मैंने शहर के बड़े होटलों में भी नहीं खाया। आप मेरे साथ शहर चलिए, मैं आपको बड़े होटल में शेफ बनवा दूंगा। वहाँ लाखों की कमाई होगी। बेटा, मैं तो अनपढ़ हूँ, इस उम्र में शहर जाकर क्या करूँगा? आप उसकी चिंता मत कीजिए, बस इस एग्रीमेंट पेपर पर अपने अंगूठे का निशान या दस्तखत कर दीजिए ताकि मैं आपकी नौकरी पक्की कर सकूं। अनपढ़ होने के कारण दीनदयाल चाचा विक्रम की चाल समझ नहीं पाए और उन्होंने कागज पर दस्तखत कर दिए। वे असल में उनके घर और जमीन के फर्जी कागजात थे। अगले दिन गांव का एक दबंग सेठ दीनदयाल चाचा के घर पहुंच गया। सेठ, अरे ओ दीनदयाल, बाहर निकल। कल विक्रम ने ये घर और ढाबा मुझे बेच दिया है। ये देख, इस पर तेरे दस्तखत है। तुरंत घर खाली करो। चाचा और चाची रोते हुए अपना सामान लेकर घर से बाहर निकल गए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी गांव के मुखिया जी यानी बलदेव सिंह जी वहां से गुजरे। दीनदयाल भाई, ये क्या हालत बना रखी है? सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? मुखिया जी, एक शहर के लड़के ने मुझे नौकरी का झांसा देकर धोखे से मेरे घर और दुकान के कागजों पर दस्तखत करवा लिए हैं। हम बर्बाद हो गए हैं। तुम घबराओ मत चाचा, मैं अभी अपने मित्र इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को फोन लगाता हूँ। वे उस ठग को पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। मुखिया जी के कहने पर इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने अपनी टीम के साथ छानबीन शुरू की और 2 दिनों के भीतर विक्रम को धर दबोचा। इंस्पेक्टर विक्रम उसे मुखिया जी के सामने लेकर आए। मुखिया जी, बोल बदमाश, तूने दीनदयाल चाचा को क्यों ठगा? हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मैंने जग्गू के कहने पर किया था। जग्गू ही इस पूरे फसाद की जड़ है, उसी ने मुझे ये प्लान बताया था। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, मुखिया जी, इस विक्रम को तो मैं जेल भेज रहा हूँ। अब चलिए उस जग्गू का भी हिसाब चुकता करते हैं। मुखिया जी और पुलिस बल सीधे जग्गू के ढाबे पर पहुंचे। जग्गू पुलिस को देखकर कांपने लगा। मुखिया जी, क्यों रे जग्गू, तू कहता था ना कि तू सबका बुरा हाल कर देता है। आज कानून तेरा वो हाल करेगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। तूने चाचा के सीधेपन का नाजायज फायदा उठाया।
मुखिया जी साहब, मुझे माफ कर दीजिए, लालच में आकर मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मैं चाचा का घर और दुकान सब वापस कर दूंगा, मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए। दीनदयाल चाचा ने दया दिखाते हुए जग्गू को माफ कर दिया, लेकिन मुखिया जी और पुलिस ने उसे गांव से बाहर खदेड़ दिया। दीनदयाल चाचा को उनका घर और ढाबा वापस मिल गया और वे फिर से ईमानदारी के साथ अपने गांव वालों को स्वादिष्ट खाना खिलाने लगे।